हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। आज जिस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का प्रॉब्लम आप लोग नहीं फंसेंगे। तो इस टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। किरचॉफ्स लॉ बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, इसका एप्लीकेशन एकदम ईजी है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स नहीं समझते बोल के उन लोगों को बहुत करने में बहुत मुश्किलें आते हैं। तो एकदम हार्ड नहीं, एकदम इजी टॉपिक है। मैं जो बोल दे रहा हूँ एक वीडियो में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप लोगों को फुल वीडियो जब देख लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो अब चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके आज का मेन टॉपिक शुरू करते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ हम लोग जब पढ़ेंगे, किरचॉफ्स बोल के एक साइंटिस्ट थे। किरचॉफ साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने जो कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, जो किरचॉफ बोल के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रिकल जो कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जो कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो है उसको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ सर ने एक नहीं दो लॉ दिया। जैसे कॉम्प्लिकेटेड मतलब देखिए, इधर एक रेजिस्टेंस है, इधर एक बैटरी, इधर और एक रेजिस्टेंस, इधर और एक बैटरी, फिर इधर एक रेजिस्टेंस, इधर बैटरी का डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर रेजिस्टेंस, फिर इधर रेजिस्टेंस। ऐसे ऐसे अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ गया तो दोनों यहाँ से करंट निकल रहा है इस तरफ, यहाँ से करंट निकल रहा है इस तरफ, यहाँ से करंट निकल रहा है इस तरफ, तो हर एक के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया। तो नॉर्मल ओहम्स लॉ यूज़ करके या नॉर्मल हम लोग जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं सेल कॉम्बिनेशन का, वो यूज़ करके ये हो सकता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैनर में होगा, जो हम लोग करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो किरचॉफ सर ने क्या किया, उन्होंने इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए दो लॉ दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स इलेक्ट्रिकल लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है उसे हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स, देख लीजिए अच्छे से समझिए, समझाने का कुछ नहीं, 10-15 मिनट में पूरा समझना हो जाएगा, लेकिन इसका अप्लाई करना ही मेन है। जो मैं लॉ पढ़ाने के बाद इसका एप्लीकेशन सिखाऊंगा वही मेन है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं KCL। दो लॉ है, एक KCL एक KVL। तो मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ का। स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट एकदम इजी है। द algebraic sum of all currents entering or leaving a circuit is 0। इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है अभी हम लोग समझेंगे। मैंने क्या लिखा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स एंटरिंग और लीविंग अ सर्किट इज 0। मतलब देखिए, अगर ये एक सर्किट हुआ, अगर ये एक सर्किट हुआ, या सोचे रेजिस्टेंस नहीं है, नॉर्मल करंट आ रहा है, I1 I2 I3 करंट आ रहा है। सो ये दोनों करंट आ रहा है, दोनों करंट लीव कर रहा है, तो इन तीनों का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो होगा 0। लेकिन कैसे होगा, कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, उसके लिए यहाँ पर हमें एक चीज़ सीखना पड़ेगा। मैं इसका एप्लीकेशन सिखाऊंगा, जिसका रूल्स है। सबसे पहला इसका जो रूल्स है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ का रूल्स क्या कहता है, इसका रूल एक तो लॉ ये है, लेकिन इसका जो रूल्स कहता है, ऑल द करेंट्स एंटरिंग the circuit is taken as पॉजिटिव। अच्छा से समझिए, जो करंट एंटर कर उसको हम लोग कंसिडर करते हैं पॉजिटिव, एंड द करंट्स लीविंग आर टेकन एज करंट लीविंग आर टेकन एज नेगेटिव। मतलब जो आ रहा है करंट, अभी मैंने जो सर्किट का एग्जांपल दिया था, यही सर्किट अगर मैं इधर लिखता हूँ,
यही सर्किट अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो देखिए I1 और I2 करंट आ रहा है और I3 लीव कर रहा है। I1 I2 सर्किट में आ रहा है, I3 लीव कर रहा है, तो मतलब I1 क्या है पॉजिटिव, I2 क्या है पॉजिटिव और I3 क्या है नेगेटिव, क्योंकि लीव कर रहा है। जो जो करंट एंटर द सर्किट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द करंट लीविंग, एंटर होने से पॉजिटिव, लीविंग होने से नेगेटिव। तो यहाँ पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन क्या होगा, I1 प्लस I2 माइनस I3 दैट इज इक्वल टू 0। यह है किरचॉफ फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन। और इसको और भी डिटेल्स में हम लोग अभी समझेंगे। क्यों मैंने ये दोनों क्यों किया, मतलब ये दोनों आया ये दोनों निकल गया, क्यों किया, क्योंकि दिस इज कॉल्ड ए नोड, दिस इज कॉल्ड ए नोड। अब ये नोड क्या है, नोड इज दैट पॉइंट जहां पर करंट सब एक लगता है कि एक पॉइंट से आ रहा है एक पॉइंट से निकल रहा है। जिस पॉइंट में करंट आ रहा है निकल रहा है उस पॉइंट को हम लोग नोड बोलते हैं। द पॉइंट वेयर इट सीम्स टू दैट द करंट्स आर कमिंग और लिविंग थ्रू दैट पॉइंट इज कॉल्ड द नोड ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। और भी हम लोग इसके बारे में डिटेल्स एनालिसिस करेंगे और भी एनालिसिस करेंगे। ये तो इजी वन था। अगर कोई सर्किट ऐसा रहता, रूल्स तो आप समझ गए, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। अभी हम फर्स्ट लॉ के बारे में और थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। तो अभी और हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमारा यहाँ से एक करंट आ रहा है, यहाँ से एक करंट आ रहा है I1 I2, यहाँ से करंट निकल जा रहा है I3, एक करंट इधर जा रहा है I4, उसके बाद एक करंट इधर आ रहा है I5। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये पॉइंट है नोड, ये पॉइंट है नोड। तो नोड में I1 I2 I5 आ रहा है और I3 I4 निकल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I5 माइनस I4 माइनस I3 इक्वल टू 0। मतलब द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट टेकन हियर इज 0। देख ही पा रहे हैं एंटरिंग जो है वो पॉजिटिव I1 I2 I5 एंटर कर रहा है और लीव कर रहा है कौन, I4 और I3। तो यही था किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, एकदम इजी है। अब मैं ये बेस करके जब प्रॉब्लम्स कराऊंगा तब आप लोग और डिटेल्स में समझेंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लॉ देखते हैं जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो है हमारा सेकेंड लॉ। एकदम इजी है। बच्चे क्यों इधर कंफ्यूज होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एकदम इजी सब कॉन्सेप्ट्स है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट मैं पहले लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। The algebraic sum of current and resistances of an closed electrical loop, the algebraic sum of current and resistances of an closed electrical loop is equal to the summation of all the EMF of cells present in that circuit, यानी कि एक सर्किट में अगर एक से ज़्यादा सेल रहा और उसमें अलग अलग रेजिस्टेंस रहा तो उसका जो समेशन होगा दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ EMF। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला केस देखिए, इधर एक सेल है, ये एक सेल है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये एक सेल है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है। तो इसका EMF मैं सोच देता हूँ E1 है, इसका EMF है E2, इसका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4। तो इसका जो मतलब, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, सोच लीजिए यहाँ से करंट निकल रहा है I1, यहाँ से करंट निकल रहा है I2। तो हमें ये सब के बारे में कंसिडर करना पड़ेगा, ये सब सर्किट हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो ये स्टडी करने के लिए हम ये लॉ अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले वाला में जैसा फर्स्ट लॉ में जो हमारा जो घुस रहा था उसको पॉजिटिव एंटरिंग पॉजिटिव एंड दैट इज
जो हमारा निकल जा रहा है उसको नेगेटिव करते हैं, इसमें भी कुछ कुछ रूल्स है, इसमें भी कुछ कुछ रूल्स है। क्या क्या रूल्स है? जो हमारा क्लॉकवाइज होगा, जो सेल हमारा क्लॉकवाइज होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, और जो सेल हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे नेगेटिव। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये भी है क्लॉकवाइज और ये भी है क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज कब होगा, सब सिचुएशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसका जो रूल्स है देख लीजिए, इसका जो रूल्स है, इधर वहां पर जैसे एंटरिंग और लिविंग का रूल्स था, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का रूल्स है। तो इसका रूल्स है, इसका दो तो रूल्स है। रूल नंबर 1, ऑल द cells from which current flows in clockwise direction is taken as positive, and जो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। एंड दोज फ्रॉम विच द करंट फ्लोज, फ्रॉम विच द करंट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज direction are taken as negative, taken as negative। ये पॉइंट अच्छे से कंसिडर कीजिए। मतलब सेल्स से जो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा करंट मूव करेगा उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव, और हमारा जो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा उसको हम लोग लेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा उसको हम लोग लेंगे नेगेटिव। और इसका ये था फर्स्ट लॉ। अभी इसका सेकेंड रूल जो है, इसका सेकेंड रूल जो कहता है ऑल से, मतलब ये सेल्स के लिए भी एप्लीकेबल है, करंट के लिए भी। ऑल द करेंट्स फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन is taken as positive, and in anti clockwise direction is taken as नेगेटिव। मतलब देख लीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो होगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो होगा नेगेटिव। कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। कैमरा में, हाँ कैमरा में पूरा बढ़िया आ रहा है। तो ये किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम प्रॉब्लम हम लोग किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ यूज करके करेंगे। तो इसको अभी हम लोग समझेंगे। पहले रूल समझ लीजिए, जो सेल से हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा वो सेल को हम लोग लेंगे पॉजिटिव, और जो सेल से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा उसको हम लोग लेंगे नेगेटिव। सिमिलरली जो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करेगा उसको हम लोग लेंगे नेगेटिव। ये लॉ का स्टेटमेंट ये है, और इसका फॉर्म क्या है, समेशन ऑफ ई इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई आर। क्योंकि देखिए क्या लिखा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ, मैं एग्जांपल कराऊंगा आप लोग समझ पाएंगे। अभी सिर्फ देखिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस ऑफ एन क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल लूप, ओपन होने से नहीं होगा, ऑफ एन क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल लूप इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द ईएमएफ ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द सर्किट। मतलब करंट और रेजिस्टेंस, मतलब द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, मतलब करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो उसका जो हमारा होगा, दैट समेशन इज इक्वल टू द समेशन ऑफ ईएमएफ इन दैट सर्किट। अभी हम लोग देखते हैं इसका मतलब हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। हम लोग 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, वहां से हम लोग इसका अप्लाई समझ पाएंगे। जो मैंने पॉइंट्स लिखा रहा हूँ कॉपी में सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल कराते हैं। अगर देखिए हमारा सर्किट कुछ इस तरह का रहा, हमारा एक सर्किट दिया हुआ है,
यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर से एक सेल दिया है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक सेल है, ये सेल का डायरेक्शन चेंज किया है, इधर एक रेजिस्टेंस है और इधर एक रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस मैं बोल देता हूँ, चलिए ये वाला है 5 ओम, इसको कंसिडर कर लेते हैं, इसको भी 5 ओम ही कर लेते हैं। इसको हम लोग ईएमएफ को 2 वोल्ट, इसको 1 वोल्ट कंसिडर करते हैं, और इसको हम लोग 3 वोल्ट कंसिडर करते हैं, और इसको 2 ओम, इसको 2 ओम, तो हम लोग कंसिडर करते हैं। तो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा जो कौन सा ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, हमें ये निकालना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग मतलब देखिए, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है इसके वजह से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कहाँ पर करंट ज़्यादा जाएगा? करंट मतलब फ्लो अल्टीमेटली किस तरफ होगा? यहाँ से 2 वोल्ट निकल रहा है, 1 वोल्ट, कौन ज़्यादा है? 2 वोल्ट। तो अल्टीमेटली हमारा ओवरऑल फ्लो हो जाएगा ऐसे, करंट का ओवरऑल फ्लो ऐसे हो जाएगा। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सेल के लिए इस तरफ फ्लो होगा, ये सेल के लिए इस तरफ फ्लो, समझिए इसका जो करंट है, ये करंट अगर I1 हुआ, इसका जो करंट है, ये करंट अगर I2 है, तो I1 फ्लोज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, I1 फ्लोज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे फ्लो कर रहा है, लेकिन I2 हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, ये है I2। और इस सर्किट के लिए जब हम ये सर्किट कंसिडर करेंगे, इससे जो करंट निकल रहा है, ये अगर I3 है, तो ये फ्लो कर रहा है किस में? ये फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I3, और ये भी फ्लो कर रहा है हमारा किस में? इस तरफ I2। ये सर्किट ऐसे जाएगा, तो ये भी हमारा फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये है हमारा, अगर कॉम्बिनेशन पॉइंट कर दे ABCDEF, तो अगर हम लोग ये लूप कंसिडर करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, अच्छे समझिए। अगर हम लोग ये लूप कंसिडर करते हैं, फॉर लूप ABEFA, मतलब ये वाला लूप कंसिडर करेंगे, तो हमारा क्या कंडीशन है? समेशन ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ से हमारा करंट कितना जा रहा है? यहाँ से हमारा करंट जा रहा है I1, यहाँ से करंट जा रहा है I1 जो हमारा, और इधर से आ रहा है I2। तो 5 ओम में कितना करंट रहेगा? इधर कितना करंट रहेगा? I1 माइनस I2, क्योंकि दोनों तरफ से करंट आ रहा है, इधर दोनों करंट सुपर इम्पोज करेगा। सो हम लोग कह सकते हैं 5 इंटू I1 माइनस I2, और सिमिलरली ये करंट यहाँ से जाके इधर आकर टकराएगा, फिर प्लस 5 इंटू, यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी I1 माइनस I2 ही होगा। और राइट हैंड साइड में हमें क्या पता है? समेशन ऑफ, और मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था करंट फ्लो का डायरेक्शन के लिए हमारा ये I1 देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो करे, इसलिए I1 इज पॉजिटिव, I2 हमारा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे, इसलिए I2 इज नेगेटिव। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। सिमिलरली सेम थिंग्स ऑकर हियर, I2 हमारा एंटी क्लॉकवाइज वाला का माइनस, नीचे का रेजिस्टेंस के लिए इक्वल टू समेशन ऑफ द EMF। तो EMF 2 वोल्ट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करा रहा है, तो 2 हमारा होगा पॉजिटिव, लेकिन 1 वोल्ट हमारा एंटी क्लॉकवाइज करा रहा है, तो ये होगा नेगेटिव। तो ये था इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, क्या आ रहा है देखिए, 5 उधर चल जाएगा, सो 2 इंटू I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 1/5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग अगर लूप कंसिडर करेंगे, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, फॉर लूप BCDEB, फॉर लूप BCDEB, अगर ये लूप हम लोग अगर कंसिडर करें, तो इस लूप में देख पा रहे हैं हम लोग I2 जा रहा है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये भी जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन ये रेजिस्टेंस में क्या होगा? I2 प्लस I3 हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस में I2 प्लस I3 हो जाएगा। सो 2 इंटू I2 प्लस I3, की दोनों ही हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, प्लस नीचे का रेजिस्टेंस के लिए 2 इंटू I2 प्लस I3 इक्वल्स टू समेशन ऑफ द EMF होगा, क्योंकि देखिए दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा? 1 + 3, यही होगा और कुछ नहीं होगा। तो हम इसको सॉल्व करने के बाद क्या, 1 + 3 = 4, दैट इज 2I2 + 2I3, 2I2 + 2I3 इक्वल्स टू 4/2, दैट इज 2, या यहाँ से I2 + I3 इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और हमारा और एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, और एक लूप ले सकते हैं, कौन सा लूप? ये बड़ा लूप ACDF। हम लोग 3 तो लूप यहाँ से होगा, फॉर लूप ACDFA, मतलब ये बड़ा वाला लूप ACDFA। अगर हम लोग ये बड़ा वाला लूप कंसिडर करेंगे, तो देखिए क्या होगा,
बड़ा बड़ा लूप कंसिडर करने से हमारा आ जाएगा, इधर हमारा ये लेंगे, ये वाला ब्रिज का ब्रांच बी हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग इस बड़े लूप के बारे में कंसिडर करें, ए सी डी एफ ए, अच्छे से समझिए। तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है I1, यहाँ से कितना करंट आ रहा है I3, तो यहाँ पर I1 प्लस I3 इंटू 5 प्लस यहाँ पर I1 प्लस I3 इंटू 2 प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो I1 प्लस I3 इंटू 2 और इसके लिए भी सेम I1 प्लस I3 इंटू 5 इक्वल टू समेशन ऑफ EMF, यहाँ से जा रहा है क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, इक्वल टू 2 + 3। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। सो यहाँ पर देख पा रहे हैं 5I1, यहाँ पर 5I1 है, यहाँ पर 2I1 है, 5 + 2 7 + 2 9 + 5 14I1। उसके बाद I3 क्या है, I3 भी सेम प्लस 14I3 इक्वल्स टू 5। सो I1 प्लस I3 क्या हो गया, I1 प्लस I3 इक्वल्स टू 5/14। तो 3 इक्वेशन हमें आ गया हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन, या यहाँ पर हम लोग 2 को कॉमन लेके इसको हम लोग 1/10 भी लिख सकते थे। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गया है। तो एक इक्वेशन को दूसरे में पुट करने से हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर हम लोग इन दोनों को प्लस करें इक्वेशन, अभी हम लोग अगर देख पा रहे हैं 3 इक्वेशन में लिख रहा हूँ ऊपर क्या क्या किया है मैंने, 3 इक्वेशन, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। फर्स्ट इक्वेशन है I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 1/10, यह है इक्वेशन नंबर 1। अच्छे से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। सेकेंड इक्वेशन है I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड इक्वेशन है I1 प्लस I3 इक्वल्स टू 5/14। ये 3 इक्वेशन हमें निकला है हमारे पास। तो अगर ऐसा 3 इक्वेशन आया तो अभी हम लोग अगर 1 + 2 करें तो क्या होगा, इक्वेशन 1 + 2 देख पा रहे हैं, I2 कट जाएगा। सो I1 माइनस I3 हो जाएगा 1/10 + 1 दैट इज 11/10, इक्वेशन नंबर 4 है। अभी अगर हम लोग इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 3 करें तो क्या होगा, 4 + 3 I3 रिमूव हो जाएगा, I3 रिमूव हो जाएगा। और इधर एक चीज़ I2, हाँ I3 और I3 रिमूव हो जाएगा, क्या रहेगा सिर्फ 2I1 इक्वल्स टू, हम प्लस कर रहे हैं, सो 11/10 प्लस 5/14 ये होगा। तो इन लोगों का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 140 और 10 × 14, 11 × 14 क्या होता है, 14 × 11 44, 4 154 माइनस 50। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 54, मतलब 104/140 I1 इक्वल्स टू इंटू 1/2। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 2 5 10। सो अल्टीमेटली हो जाएगा 52/140। इसको और भी सॉल्व होगा, 2 7 और 2 2 4, 2 6 12, 2 35, 2 13। सो अल्टीमेटली I1 क्या आ गया, 13/35 एम्पियर। तो मैं साइड में लिख कर रखता हूँ, ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं ना कैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा। सो अल्टीमेटली I1 आ गया हमारा 13/35 एम्पियर। तो इसी चीज़ से हम लोग I3 निकालेंगे, इसी चीज़ से हम लोग I3 निकालेंगे। तो देयरफॉर I3 क्या हो जाएगा, I3 इक्वल टू 5/14 माइनस I1, सो 5/14 माइनस 13/35। सो 14 और 35 का एलसीएम क्या होगा, 70। 14 × 5 = 70, 4 5 = 20, सो 5 5 = 25 माइनस 26 माइनस 1/70 एम्पियर ये आ रहा है। 14 × 5, सो ये आ रहा है। सो I3 कितना आ गया, I3 आ गया माइनस 1/70 एम्पियर। और हमारा लास्ट बाकी क्या है, I2। सो I2 क्या हो जाएगा, देयरफॉर I2 हो जाएगा 1 माइनस I3। सो 1 माइनस I3 कितना है, माइनस ऑफ 1/70। सो 1 + 1/70 दैट इज 71/70 एम्पियर। सो देयरफॉर हमारा तीनों ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमें मिल गया। तो ऐसे करके हम लोग किरचॉफ्स का सेकंड लॉ अप्लाई करके भी प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर सकते हैं। अभी हम लोग 2-3 और प्रॉब्लम करेंगे, 2-3 और प्रॉब्लम करेंगे। चलिए कर लेते हैं। अभी देख लेते हैं, अभी किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई करके हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं।
ऐसा टाइप का क्वेश्चन एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्वेश्चन देख के आप लोग डर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन एकदम ईजी है। अगर आप लोगों को एक ऐसा सर्किट दिया रहा, ये बोल दिया है 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट और ये वाला है 2 वोल्ट, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, 5 वोल्ट 5 वोल्ट और 2 वोल्ट। सो और इसको बोल दिया है 2 ओहम, ये भी 2 ओहम और ये 1 ओहम, और ये पॉइंट अगर है पॉइंट ओ जो कि है हमारा नोड, तो पॉइंट ओ का हमें निकालना पड़ेगा कितना पोटेंशियल है। क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, हमें ये निकालना पड़ेगा एट पॉइंट ओ। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं ये क्लोज सर्किट नहीं है, ये एक ओपन सर्किट है, तो क्लोज सर्किट रहने से ही हम किरचॉफ सेकंड लॉ यूज कर सकते हैं जो कि वोल्टेज लॉ है। ये ओपन सर्किट में क्या होगा, किरचॉफ करंट लॉ यूज होगा, किरचॉफ करंट लॉ यूज होगा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, देख पा रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग इस पॉइंट का पोटेंशियल को V कंसिडर करते हैं और इस ब्रांच में अगर करंट I1 फ्लो करेगा, इसमें करंट I2 और इसमें करंट I3, सो बाय किरचॉफ्स करंट लॉ वी कैन से दैट I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0। अभी I1 क्या है, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो I1 हम लोग कह सकते हैं क्या, इस तरह से फ्लो कर रहे हैं, सो 5 माइनस V/2 हम लोग कह सकते हैं, ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस। सिमिलरली I2 क्या है, ये भी है 5 माइनस V/2 और I3 क्या है, I3 है V, इस यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं, V ग्रेटर है, सो V माइनस 2/1। यह है किरचॉफ्स का करंट लॉ। सो I1 कितना है 5 माइनस V/2 प्लस I2 कितना है 5 माइनस V/2 माइनस V माइनस 2/1 दैट इज 0। सो क्या हो जाएगा 5 माइनस V प्लस 5 माइनस V माइनस 2 इधर जाएगा माइनस 2V प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मैंने एलसीएम कर दिया, तो अल्टीमेटली 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14 माइनस V2V माइनस 4V इक्वल्स टू 0 और V इक्वल्स टू 14/4 या 7/2 या 3.5 वोल्ट। सो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ गया 3.5 वोल्ट। तो इस तरफ का क्वेश्चन को हम लोग ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, ये देख पा रहे हैं। सिमिलरली और एक टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम थिंग। अगर सेम क्वेश्चन ही अगर रहा, सिर्फ मैं सर्किट को घुमा दिया तो क्या होगा, सेम क्वेश्चन रहा, सिर्फ मैंने सर्किट को घुमा दिया, मतलब यहाँ से जा रहा है, फिर इस पॉइंट से एक इस तरफ निकल गया, एक इस तरफ निकल गया, तो कर ली ये 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट। अभी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 5 ओहम 5 ओहम 5 ओहम। अगर ऐसा सर्किट रहा तो इस पॉइंट में वोल्टेज कितना है, तो सिमिलरली इसमें I1 I2 I3, लेकिन इधर थोड़ा हमारा सिचुएशन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किरचॉफ करंट लॉ I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि सिर्फ I1 घुस रहा है लेकिन I2 I3 निकल जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं 2 माइनस V/5 माइनस क्या हो जाएगा V माइनस 2, V माइनस 2/5 माइनस V माइनस 2/5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 2 माइनस V प्लस 2 माइनस V प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो 2 2 2 दैट इज 6 माइनस V माइनस 3V इक्वल्स टू 0 और V इक्वल्स टू 6/3 दैट इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। तो ये कितना आ गया, ये भी आ गया हमारा 2 वोल्ट। और हम यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे हैं, हर एक चीज़ का पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट हो गया, तो इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये भी एक क्वेश्चन था, इसको देख लीजिए। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोचिए अगर एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहा, एक क्वेश्चन दिया है, वेरियस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है किरचॉफ लॉ से। अगर ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन रहा, सो इसको हम लोग बोलते हैं 10 वोल्ट, इसको बोलते हैं 5 वोल्ट, इसको कंसीडर करते हैं 100 ओहम, 200 ओहम
और इसको भी 100 ओम, इसको भी कर लेते हैं 200 ओम और इसको 100 ओम। तो हमें बोला है फाइंड द करंट अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस। अगर ये लूप है ए बी सी डी ई एफ, फाइंड द करंट, क्वेश्चन है फाइंड द करंट्स इन द लूप। क्वेश्चन है फाइंड द करंट्स इन द लूप। तो लूप में जो जो करंट्स है हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा इसका डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा इसका डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से करंट अगर I1 है, यहाँ से करंट अगर I2 है, हम लोग देख पा रहे हैं। तो अगर हम लोग ये वाला लूप कंसिडर करें फॉर लूप ए बी ई एफ ए, अगर हम लोग ये लूप कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारा I1 इधर जा रहा है तो 100 I1 हो जाएगा करंट इन द रेजिस्टेंस। लेकिन जब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर देखिए दो करंट एक्ट हो रहा है, यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, लेकिन दोनों करंट इधर हमारा क्या होगा, दोनों करंट इम्पोज करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर हम जो सर्किट लेंगे उस करंट को पहले रखेंगे माइनस दिस वन। सो इसके लिए प्लस 100 इंटू I1 माइनस I2 हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये सर्किट कंसिडर किया। समझिए ये एक रूल है। प्लस 200 इंटू I1 इक्वल्स टू हमारा EMF तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली हम अगर 10 कॉमन ले तो इधर 10 I1 प्लस 10 I1 माइनस 10 I2 प्लस 20 I1 इक्वल्स टू 1। तो क्या हो जाएगा 10 I1 10 10 20 30 30 I1 माइनस 10 I2 इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग अगर लूप कंसिडर करेंगे वो वाला बी सी डी ई बी, अगर ये लूप हम लोग कंसिडर करते हैं तो क्या होगा, देखिए इस लूप के लिए हमारा करंट आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करंट आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो इधर क्या होगा 200 I2, लेकिन पहले क्या होगा, एक नेगेटिव होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है। इधर भी क्या होगा माइनस 100 I2 माइनस I1, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है बोल के माइनस ले रहा हूँ, लेकिन I2 माइनस I1 मैंने क्यों किया, क्योंकि जिस सर्किट में लेंगे उसका करंट को हम लोग पहले लिखेंगे, ये है रूल। सो 100 I2 माइनस I1 और फिर एंटी क्लॉकवाइज माइनस 100 I2 इक्वल्स टू कितना है, एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस 5, सब एंटी क्लॉकवाइज सब माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम अगर इधर से 10 कॉमन लेके उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा 20 I2 प्लस 10 I2 माइनस 10 I1 माइनस 10 I2 इक्वल्स टू 5/10 इक्वल्स टू 1/2। सो अल्टीमेटली क्या आ जा रहा है 20 30 माइनस 10, सो 20 I2 माइनस 10 I1 इक्वल्स टू 1/2। दो इक्वेशन आया है, मैं दो इक्वेशन को इधर लिख रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन इज 30 I1 माइनस 10 I2 इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 20 I2 माइनस 10 I1 इक्वल्स टू 1/2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अभी हम लोगों को इन दोनों को सॉल्व करके I1 और I2 निकालना पड़ेगा। तो पहले सॉल्व कैसे करेंगे, देख पा रहे हैं हम लोग इधर 30 I1 है, इधर 10 I1 है। सो हम लोग कर सकते हैं कि 1 प्लस 3 इंटू इक्वेशन 2 अगर करें तो क्या हो जाएगा। सो हमारा देखिए 30 I1 माइनस 10 I2 इक्वल्स टू 1 और नीचे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई करने से 60 I2 माइनस 30 I1 इक्वल्स टू 3/2। दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो 30 I1 कट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा 60 माइनस 10 दैट इज 50 I2 इक्वल्स टू 1 प्लस 3/2। कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ कैमरा में बढ़िया आ रहा है। सो 2, सो दैट इज 5/2, देयरफॉर I2 क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा 5/2 इंटू 1/50। सो 5 5 10, सो 1/20, 1/20 आ रहा है। यहाँ से I2 सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है 1/20। सो मैं इधर ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर I2 क्या आ गया 1/20 एम्पियर। इसी चीज़ को हम लोग इधर अप्लाई करके I1 फाइंड कर लेंगे। तो I1 कैसे निकालेंगे, हम देख पा रहे कोई भी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। सो हमें इक्वेशन पता है 30 I1 माइनस 10 I2 इक्वल्स टू 1। सो अल्टीमेटली 30
I1 माइनस 10 I2 कितना है 1/20 इक्वल्स टू 1. सो 30 I1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2. सो इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने से I1 इक्वल्स टू 3/2 इंटू 1/30 10 दैट इज 1/20. तो सेम करंट फ्लो कर रहा है. सो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि क्या क्या हुआ. सो हमारा करंट I1 इज 1/20 एम्पियर और I2 क्या है वो भी 1/20 एम्पियर. आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं प्रॉब्लम्स को मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ. आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं. तो और भी इसके ऊपर मैं वीडियोस लाऊंगा कैसे कैसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, किरचॉफ्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं. तो तब तक के लिए आप लोग इसको फॉलो कीजिए. मैं आपको नीट का क्वेश्चन, जेई एडवांस, जेई मेंस का क्वेश्चन भी कराऊंगा किरचॉफ्स लॉ के ऊपर. और मेरे एस सी वर्मा सर की किताब से कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसका सोल्यूशन तो पैरेलली चल रहा है. मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा. मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा, मैं जो एस सी वर्मा सर की किताब से जो सोल्यूशंस कर रहा हूँ उसको भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वो भी आपके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिक्स सिर्फ थ्योरी पढ़ना नहीं है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि दोनों एक साथ कोरिलेटेड है, एक पढ़ने से नहीं होगा. तो ये पढ़ाई करते रहिए. कुछ भी डाउट्स होगा तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं. तो चलिए तब तक पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू.